Now next topic is solution of quadratic equation by the method of completing the square. इसका क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। और उसको समझने से पहले एक चीज़ ये देखते हैं कि अगर आपको कोई ये लीनियर इक्वेशन कहे सॉल्व करने के लिए तो आप फटाक से सॉल्व कर देते हो। क्यों आप कर पाते हो ऐसा पता है आपको? क्योंकि यहाँ पर x को हम x वाले टर्म को एक तरफ लिख सकते हैं और कांस्टेंट टर्म को जो दूसरी वैल्यू है उसको दूसरे साइड में लिख पाते हैं, और इसीलिए हम x को सेपरेट करके एक वैल्यू निकाल पाते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर -3/2। ठीक है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक दे दिया जाए इस तरीके से तो क्या होगा? तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर भी x वाले जो टर्म्स हैं उसको हम एक तरफ लिख सकते हैं और बाकी जो टर्म्स हैं उसको दूसरी तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो ±2 के इक्वल आ जाएगी। ये भी जानते हैं हम कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ±2 के इक्वल आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके का हो जाए, या -3 लिख देते हैं यहाँ पर, इस तरीके का हो जाए। अब थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब आप x को सेपरेट करके इधर लिख तो सकते हो, ठीक है, इस तरीके से लिख तो सकते हो, बट अगर आप x यहाँ से निकालना चाहो तो थोड़ा टफ है। मतलब इस तरीके से हम सीधा सीधा, जैसे यहाँ पर x वाला टर्म जो था वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट था, x² 4, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाता था। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुश्किल है, देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगर x की वैल्यू आप निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? x+2 कॉमन लेकर के और फिर कहोगे कि x की वैल्यू 3/x+2 है। तो ये आंसर थोड़ी हुआ, क्योंकि इसमें तो x इन्वॉल्व है, इसमें तो x इंडिपेंडेंट आंसर आ ही नहीं पाया। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, या कोई बच्चा कहेगा कि x+2 जो है वो 3/x हो जाएगा और फिर x की वैल्यू 3/x-2 ले लेंगे। तो आप देख सकते हो इन दोनों ही सिचुएशंस में, इसमें या इसमें, x की वैल्यू नहीं आ रही है इंडिपेंडेंटली, x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली नहीं निकल के आ रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैसे करेंगे, अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जहाँ कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए इस तरीके का, तो x वाले टर्म को एक साथ आप रख लो, एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, और फिर उसके बाद ट्राई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको ना परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसा होता है? जैसे अगर मैं a+b² की बात करूं तो ये a² + 2ab+b² के इक्वल होता है, पता है आपको, है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर इस तरीके से कुछ आपको दिख जाए तो आप उसको a+b² कह सकते हो, a² + 2ab+b² को a+b का होल स्क्वायर कह सकते हो। तो इसमें अगर मैं देखूं तो इसको मैं x² को x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर 2 × x लिख सकता हूँ, और अब देखो यहाँ पर भी 2x ही है, 2x × कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 1 को 1 ही छोड़ देते हैं। अगला क्या आएगा? a² + 2ab, क्या आएगा आगे? b²। ठीक है, अब b² आपने जो इधर ऐड किया हुआ है तो इधर भी ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में भी, तो बैलेंस रहेगा, है ना। और फिर आप इसको अगर सॉल्व करते हो, अब देखो क्या होगा। ये जो 3 टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स मिल करके क्या बन जाएगा? x+1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 3 + 1 4। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब यहाँ से आप देखो तो क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व हो चुका है। x+1 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, 4 इधर, 2 का स्क्वायर हम कह सकते हैं इसको कि ये 2 का स्क्वायर है। अब दोनों साइड में जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेना जानते होगे आप लोग, तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। तो प्लस और माइनस का साइन क्या होगा? 2, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पर, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो। अब x+1 की दो वैल्यूज हैं, x+1 तो एक तो 2 के इक्वल है, और एक बार x+1 जो है वो -2 के इक्वल है। तो यहाँ के बाद सॉल्यूशन जो आएगा वो x की वैल्यू या तो 1 होगी, और यहाँ से आप देख सकते हो कि -3 होगी। तो जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? 1 एंड -3। तो आई होप ये समझ में आपको आया होगा। 1 रख के देखो, इसमें 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और -3 रख के देखो आप तो भी 0 हो जाएगा। तो 1 एंड -3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो हमने कैसे इसको सॉल्व किया?
हमने सबसे पहला काम ये किया कि x वाले टर्म जो भी है एक्स स्क्वायर और x वाला टर्म जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो अगर है तो, कांस्टेंट टर्म कभी कभी नहीं भी होता है, अगर है तो उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। फिर उसके बाद ट्राई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से। तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में जो x में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप देख सकते हो कि x की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। जैसे अगर ये ऐसा कहीं पर क्वेश्चन दिख जाए x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? x प्लस 2 को आप लिख सकते हो प्लस माइनस रूट 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और फिर x को हम कह सकते हैं ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये दो वैल्यूज आ गए। मतलब दो वैल्यूज कैसे आए हैं ये आप देख सकते हो, दो वैल्यूज क्या है यहाँ पर, -2 प्लस रूट 3 एक वैल्यू है और -2 माइनस रूट 3 दूसरी वैल्यू है। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो सारा जो गेम है, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जो लिखा हुआ है इस फॉर्म में आना चाहिए। और ये क्या है बच्चों, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये आप देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना आपको पता होना चाहिए, कैसे इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए कैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखते हैं अब एग्जाम्पल्स करके इसको। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसको कैसे करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला तरीका, इसमें दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इनफैक्ट स्क्वायरिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, समझो इस चीज़ को। पहला फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, पहले मेथड में हमें ये करना होता है कि अच्छा, पहला मेथड ऐसा नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड मेथड जो भी आपको नाम देना वो दे सकते हो। तो सबसे पहले तरीके से तो ये आप कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट है उसको 1 कर दो। जैसे यहाँ पर 5 है एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, तो ये 1 कैसे होगा, जब आप इसको LHS RHS दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड LHS एंड RHS बाई 5, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा -6x अपॉन 5 और -2/5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कर देना होता है, तो 1 कर दिया। और 1 अपनी मर्जी से ऐसे थोड़ी कर दें, दोनों साइड जब 5 से डिवाइड करेंगे तब होगा। तो 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो। एक्स वाले टर्म को खाली लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये हमारा ए स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो एंड 2 से डिवाइड भी कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप समझो इस चीज़ को कि इस तरीके से इसको लिखना है। एक्चुअली में इस तरीके से लिखना होता है हमें कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख दिया और -2 इंटू ए स्क्वायर था ना ये एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू ए और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, और फिर अगला टर्म जो आएगा वो आएगा 6/10 का स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट राइट हैंड साइड में भी ये 6/10 स्क्वायर ऐड कर देना होता है। क्या किया है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर वाला टर्म और एक्स वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है अभी, तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसे समझें कि ये ए है, एक्स को हम कहें कि ए है, तो ए स्क्वायर हो गया और -2ab होना चाहिए प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 इंटू ए की जगह पे हमने x रख दिया और b की जगह पे 6/5 है तो 6/10 कर देंगे, मतलब 6/5 का हाफ कर देंगे तो 6/10 हो जाएगा। 6/5 का बेसिकली हाफ करना होता है, यहाँ x के साथ जो भी होगा ना उसका हाफ कर देना होता है आपको। तो 6/5 का हाफ क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, हाफ किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपको देखो मान लो कि इस तरीके से कहीं पर दिख जाए इक्वल टू मान लो 5 है, तो आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, -2 लिखो, फिर x लिखो और जो 3 था उसका हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और फिर 3/2 का क्या करो, स्क्वायर ऐड कर दो और राइट हैंड साइड में भी 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, बस ये करना होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो कि ये कहीं पर दिख जाए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x इज इक्वल टू 1, सपोज ये ऐसा कुछ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो, -2 करो, फिर x लिखो और 9/2 का हाफ क्या होगा 9/4 हो जाएगा,
है ना। 9/2 का क्या होता है हाफ, 9/4, फिर 9/4 का स्क्वायर कर देंगे और इधर भी राइट हैंड साइड में भी 9/4 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो तीन टर्म्स जो इस तरीके से निकल के आते हैं ये एक्चुअली में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x माइनस 9/4 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और राइट हैंड साइड में जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा उसको तो आप सिंप्लीफाई कर ही लोगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा। सो यहाँ पर हमने वही किया हुआ है कि 2 लिखा, फिर x लिखा और 6/5 का हाफ कर देंगे। हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर 6 कैंसिल हो रहा है, 6 और 10 2 के टेबल में जा रहा है, तो ठीक है उसको हम कर लेते हैं अभी, बाद में नेक्स्ट स्टेप में वही करने जा रहे हैं, अभी देखते हैं इसको कैसे। तो देख सकते हो आप इस तरीके से, ये 6 जो है और 10 2 के टेबल में जा रहा है, तो ये बन जाएगा x माइनस 6/10 जो कि x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर राइट हैंड साइड में भी 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर 9/25 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली हमें, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। और फिर क्या करेंगे, x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 19/5। क्यों, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। और फिर प्लस माइनस का साइन, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो दोनों साइड में तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3/5 जो ये माइनस में साइन के साथ है, राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो ये आपका इस तरीके का कुछ आंसर आ जाएगा। तो दो वैल्यूज है यहाँ से आप देख सकते हो, x की वैल्यू जो है 3 प्लस रूट 19/5 आएगी और दूसरी वैल्यू 3 माइनस रूट 19/5 आ जाएगी। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गए। एक साथ भी लिख सकते थे, 3 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन में 5 भी लिख सकते थे इसको। तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का। तो प्रोसेस जो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था समझना आपके लिए, कि सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 कर देंगे। और वो 1 कैसे होगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे LHS RHS दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो ये, और फिर एक्स वाले टर्म को एक साथ लेफ्ट में रखेंगे और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म को ले जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस है या प्लस है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू जो भी एक्स के साथ टर्म है, एक्स के साथ कौन सा टर्म है 6/5, एक्स के साथ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6/5, उसका हाफ कर देंगे तो 6/10 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 6/10 जो भी हाफ करके आया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी, बस हो गया। इसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तीनों टर्म मिलके, एक पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और फिर आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये करना था हमें, ठीक है। सेकेंड मेथड भी देखते हैं इसको जल्दी। सेकेंड मेथड है जिसमें हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो 5x स्क्वायर, कोई भी देखो, जैसे ये 5x स्क्वायर ले लेते हैं माइनस 6x माइनस 20। तो सेकेंड मेथड में क्या करना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने से हमारा मतलब है कि 5 जो है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 25 है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग, तो इस तरीके से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25x स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 10 को राइट साइड में ले जाएंगे क्योंकि हमें x वाला टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और बाकी जो टर्म्स हैं वो राइट हैंड साइड में ले जाना है। अब यहाँ पर आप देखो, ये 25x स्क्वायर को आप 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो a स्क्वायर आ गया, a हम कह सकते हैं कि ये 5x जो हमारा है ये a है, तो a स्क्वायर आ गया। तो अगला टर्म होगा माइनस 2ab, तो 2ab में तो 2 तो आएगा ही, a भी आएगा। अब b यहाँ पर सोचो कि क्या लेंगे ताकि ये 30 के बराबर हो जाए, तो 5 2 जा 10 तो पहले से ही था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30x हो जाएगा। लेकिन जब ये 3 अगर यहाँ लिखते हैं तो यही हमारा b है, 2ab, a तो 5x था तो 3 आ गया, तो b स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 3 स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी 3 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी बैलेंस करने के लिए ऐड करना होगा। और फिर आप देख सकते हो कि ये आपका बन गया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 5x प्लस 3 नहीं, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर माइनस का साइन है। और राइट हैंड साइड ध्यान से देखो तो क्या आएगा 19, 3 3 9 प्लस 10 19, और फिर दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लोगे तो आप ये आ जाएगा। और फिर 5x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन में, सॉरी अपॉन नहीं, अगले स्टेप में अपॉन आएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 19 अपॉन में
5। तो यही आंसर हमने जो फर्स्ट मेथड से किया था, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 कर दिया गया था डिवाइड करके 5 से, तो वहाँ पर भी यही आंसर आया था। तो इस तरीके से भी यही आंसर आएगा। दोनों में जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से पहला वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है, वैसे ये भी कंफर्टेबल है पर पहला वाला ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे। तो आप जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से आपको करना चाहिए। अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि जो जनरल फार्मूला होता है, जैसे हमारा जो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो इस तरीके का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो जो श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन ने जो फार्मूला दिया था, जिसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, तो वो कैसा था, वो कैसे उन्होंने किया था, वो देखते हैं हम लोग। इस फार्मूले को, जो ये एक्स की जो वैल्यू अभी देखेंगे थोड़ी देर में निकल के आएगी, उसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। आई थिंक 10th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे या 12th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे कोई श्रीधराचार्य, उन्होंने ये फार्मूला दिया था। तो कैसे किया था वो देखो। जैसे हम लोगों ने पर्टिकुलर एग्जाम्पल से देखा था, वैसे ही अब जनरल करके देखेंगे। जनरल एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। तो कैसे होगा वो, ए से डिवाइड कर दो थ्रू आउट इस इक्वेशन में, एलएचएस आरएचएस में, तो ये बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, क्या बोला था कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका आधा कर देते हैं, तो आधा करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस c/a को राइट साइड में ले जाएंगे, और फिर b/2a को स्क्वायर इधर LHS में ऐड किया तो RHS में भी ऐड कर देंगे। सो बेसिकली इस तरीके का कुछ आपके पास रिलेशन आ जाएगा फिर, क्योंकि ये तीनों टर्म्स मिलकर के क्या बन जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, है ना। और इधर की तरफ क्या होगा, देखो ये b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है ना, और उसमें से c/a माइनस हो रहा है, तो LCM लेंगे तो 4a स्क्वायर LCM आ जाएगा, और b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देख सकते हो आप, ये जो चीज़ें हैं इसके बराबर है, ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर हो रखा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्क्वायर हो रखा है, और जानते हो कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव वैल्यू होती है या ज़ीरो होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ज़ीरो या पॉजिटिव है, बट राइट हैंड साइड जो है हम कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, तो 4a स्क्वायर तो आपको पता ही है पॉजिटिव है, क्योंकि a स्क्वायर पॉजिटिव होगा, a 0 नहीं है तो a स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, और 4a स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 या उससे ज़्यादा हुआ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हुई या 0 हुआ, तो उस केस में x प्लस b/2a की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और फिर आपको x की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, p/2a को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होगा, तो x की ये वैल्यू मिल जाएगी, है ना। LCM लेकर के 2a LCM हो जाएगा, फिर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, तो दो रूट्स निकल के आ गए यहाँ पर, माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार प्लस का साइन लेंगे तो, और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो तब ना जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तब। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो उस केस में हम कहते हैं रियल रूट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, देयरफॉर और ये अगर नेगेटिव हो गया तो RHS विल बी नेगेटिव एंड LHS विल बी नॉन नेगेटिव, सो हाउ इज इट पॉसिबल? देयरफॉर वी से दैट रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, वो ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में जो रूट्स आएंगे इक्वेशन के वो ये निकल के आएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे बच्चों वो ये होंगे। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला भी आप इसको कह सकते हो, और इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। दिस इज नोन एज द फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, परफेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते थे। और आप देख सकते हो इस तरीके से जो वैल्यूज आएंगे बच्चों वो आपका ये दो वैल्यूज आएंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि b क्या है, a क्या है, c क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। सबको पता है ये बातें, लेकिन सावधानी से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में याद रखना है आपको। और a जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। और फिर आपको
ये वैल्यूज़ आपको दिख गए कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। तो रूट निकालने के लिए आपको सीधा सीधा वैल्यूज़ को पुट कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, मतलब रूट्स निकल के आ जाएंगे इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दोगे तो। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि रूट को फाइंड करो इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड करो। तो सबसे पहले तो एग्जिस्ट करने के लिए कैसे चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। तो बी देखो बच्चों इसमें क्या है, -7, वेरी गुड, -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2, सी क्या है 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो आंसर क्या आएगा 25 आएगा, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac साफ साफ दिख रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से याद करो हमने क्या सीखा था, तरीका मैंने क्या बताया आपको कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो आप पहले 1 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 टाइम्स एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। और फिर 3/2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर ये इसको एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म्स से मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तरीका क्या था, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस, फिर 2, फिर एक्स, और फिर जो ये एक्स का कोएफिशिएंट होता था उसका हाफ कर देंगे। तो हाफ करेंगे 7/2 का तो क्या हो जाएगा 7/4। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 7/4 का स्क्वायर होगा, फिर राइट हैंड साइड में भी 7/4 स्क्वायर को ऐड करेंगे। और अब आप देख सकते हो यहाँ से कि ये जो 3 टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स जो दिख रहे हैं आपको, ये बन चुका है एक परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में अगर बात करें तो -3/2 प्लस 49/16 होगा, है ना। और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ये एलसीएम लेंगे 16 आएगा, और -24 प्लस 49, और फिर सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाएगा। सो एक्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो पहले तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 25/16 होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आता है यहाँ पर। आप जानते हो कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7/4 को राइट साइड में ले जाना होगा, 7/4 प्लस माइनस 5/4, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा और कैलकुलेशन करना होगा, एक बार तो प्लस का साइन लेंगे, तो प्लस का साइन जब लेंगे तो 7 प्लस 5/4 होगा, तो 7 प्लस 5 आपको पता है 12, 12/4 कितना होता है 3। और दूसरी बार माइनस का साइन लेंगे तो 7 माइनस 5 कितना होता है 2, और 2/4 कितना होगा बच्चों 1/2। तो x की वैल्यू 3 एंड 1/2 आ जाएगी। तो यही इसके रूट्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर से पहले तो ये चेक करो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पॉजिटिव या जीरो आ रहा है क्या। तो देखते हैं, बी स्क्वायर बी की जगह पे क्या है बच्चों 4√3, वेरी गुड, 4√3 का स्क्वायर, और -4 ए की जगह पे क्या है 4, सी की जगह पे क्या है 3। अब देखो 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16, 3 जा 48, और 4 4 जा 16, 3 जा 48, वेरी गुड। ये तो 0 के इक्वल आ रहा है, और 0 के इक्वल है मतलब रियल रूट्स हैं इसके, ठीक है, इसके रियल रूट्स हैं, क्योंकि जब भी ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो रियल रूट्स होते हैं। डिस्क्रिमिनांट इसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट हम लोग अभी सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वांटिटी को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। ओके, तो अब रियल रूट तो है, अब इसको हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। तो क्या बताया था पहले कि दो तरीका बताया था कि पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो 1 कर दो या नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर कर दो। तो ये देखने से लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या कहते हो। तो इसको हम क्यों ना 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 को क्यों ना ऐसे लिख दें, 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, क्या कहते हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो a स्क्वायर तो ये आएगा 4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो ये 3 ही होगा, और 2ab अगर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4√3 इंटू एक्स 4√3x, यहाँ छूट गया था x छूट गया था। ओके, और फिर दोनों साइड में आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, प्लस माइनस साइन लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्लस 0 या माइनस 0 0 ही होता है। तो 2x प्लस √3 0 के इक्वल आ जाएगा, और फिर यहाँ से आप कह सकते हो कि 2x की वैल्यू माइनस √3 हो जाएगी और x की वैल्यू -√3/2 आ जाएगी। तो इसमें एक ही रूट होगा, मतलब कह सकते हैं या रिपीटेड रूट कह सकते हैं कि दो रूट्स हैं इसके, -√3/2 -√3/2। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट भी इसको कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, सेम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें देखें। अगर फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें, वैसे फोर्थ पार्ट देख ही लेते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड करें तो बच्चों ये आ जाएगा आपका, बी देखो तो 1 है
क्यों ना, x का कोएफिशिएंट क्या है +1, तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a, a की जगह पे देखो क्या है 2, तो 2 आ जाएगा, और c की जगह पे क्या है 4। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 4 जा 16 टू 32, क्या आएगा -31। ये तो लेस देन जीरो है, -31 लेस देन जीरो है, तो इस केस में क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स, इसमें रियल रूट है ही नहीं, ठीक है। तो नो रियल रूट, तो इसमें हम कहेंगे कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें कहा गया था इफ दे एग्जिस्ट, रूट अगर रियल आ रहे हैं, तो इसमें तो रियल रूट आ ही नहीं रहा है, b² - 4ac की वैल्यू लेस देन जीरो है, देयरफॉर कुछ करने का सेंस ही नहीं बनता है फिर, अब हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज जो है पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 में अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो, मतलब इसको है ना, क्वेश्चन 1 में ये जो पार्ट है ना, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको कह रहा है कि सॉल्व करके दिखाओ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से अगर बात करें, जैसे मैं कौन सा क्वेश्चन करूं, सब ये छूट गया था, यही करते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो इसमें देखें तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -4 है, और फार्मूला क्या होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। तो अब हम इसमें अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो b की जगह पे वैल्यू रख दिया, b की जगह पे फिर से वैल्यू रख देंगे, -4a की जगह पे वैल्यू रख देंगे, c की जगह पे वैल्यू रख देंगे, अपॉन में 2 × a की जगह पे वैल्यू रख देंगे, हो गया। अब कैलकुलेशन करना सबको आता है, देखो ये क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 और +1 कितना हो जाएगा 33, प्लस क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में माइनस है और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये 1 भी ऐड होगा उसमें। तो और नीचे क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये आ गया वैल्यू, यही है इसके जीरो रूट्स, इसके इस इक्वेशन के रूट्स यही हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है x - 1/x3 के इक्वल है, और x 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली x 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा टर्म, तो x तो 0 हो ही नहीं सकता है। तो इसको सॉल्व करना है, रूट फाइंड करना है हमें, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो है x² - 1 = 3/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके हिसाब से तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -3 हो जाएगी और c की वैल्यू -1 आ जाएगी, और जो रूट होता था याद करो वो -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a होता था। तो यहाँ से अगर हम बात करें x की, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, b की जगह पे क्या रखेंगे -3, तो यहाँ पर जब -3 रखोगे तो पहले से ही -b है, तो माइनस ऑफ -3 तो 3 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस का साइन आएगा, और b² का मतलब -3 का स्क्वायर, तो 9, -3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 × a × c अपॉन 2 × a, 2 × 1। तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान से देखना, 4 × 1 × -1 कितना होगा -4, और यहाँ पर भी माइनस है तो ये +4 हो जाएगा, और 9 + 4 कितना होता है 13, तो ये √13 / 2 आ जाएगा। दो वैल्यूज आ गए यहाँ से, दो रूट्स आ गए, इनफैक्ट 3 + √13/2, 3 - √13/2, दोनों को एक साथ क्लब करके इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दो रूट्स निकल के आ गए, यही इसके वैल्यूज हैं, यही इसके सॉल्यूशंस हैं, यही इसके रूट्स हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट देखो, थर्ड का सेकेंड पार्ट में 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 दिया हुआ है। ऑब्वियसली x की वैल्यू -4 नहीं ले सकते क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा ये टर्म, अगर -4 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब टर्म अनडिफाइंड, और यहाँ पर 7 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि फिर 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड। तो इसीलिए x की वैल्यू -4 और 7 नहीं ली हुई है। तो इसका मतलब यही है, मतलब ये तुम्हें जो लिखा हुआ है ना, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इससे हमें क्या समझना चाहिए, इससे हमें ये समझना चाहिए कि x की वैल्यू -4 लेंगे तो ये इक्वेशन डिफाइंड नहीं रहेगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर के, तो इस तरीके से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और आप देख सकते हो ये न्यूमरेटर में -11 आएगा, और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x को x से करेंगे x² आएगा, और 4 और -7 +4 - 7 कितना होता है -3, तो -3x, और 4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, फिर 11 से 11 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा -1, और यहाँ क्या बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस पूरी क्वांटिटी का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² - 3x -28 आ जाएगा, और 30 का -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -30 होगा। इसके बाद यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ, फिर x² - 3x माइनस नहीं +2 होगा, बल्कि क्योंकि ये जब 30 इधर आएगा तो -28 + 30 हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा, और फिर इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो बड़ी आसानी से ये x - 2 x - 1 0 के इक्वल आ जाएगा। x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और x - 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, रूट्स हैं, वो क्या होंगे बच्चों,
2 and 1 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के फोर्थ पार्ट भी देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 years अगो और 5 years फ्रॉम नाउ। मतलब ये कि रहमान की अभी तो कुछ एज होगी, मान लेते हैं x ईयर्स है अभी प्रेजेंट एज, तो 3 years अगो कितनी एज रही होगी उसकी 3x - 3। अब 5 years फ्रॉम नाउ कितनी एज होगी, 5 साल के बाद कितनी एज होगी x + 5। और रेसिप्रोकल का सम जो दिया हुआ है वो 1/3 है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, लेट रहमान प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 years बिफोर है ना, 3 years अगो की एज, मतलब 1/x - 3 रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल भी लिखा हुआ है। और 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ का रेसिप्रोकल, और दोनों का सम जो है 1/3 के इक्वल है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे आप, इस इक्वेशन को जैसे ये इस क्वेश्चन को किया था वैसे ही करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो x - 3 × x + 5 एलसीएम होगा। सो सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरीके से कुछ इक्वेशन आएगा, और इसको सिंप्लीफाई फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या होगा बच्चों, 7 और 3, x - 7 x + 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 7 होगी या -3 होगी। -3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि एज कभी माइनस में थोड़ी होता है, तो एज को हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है, 7 years है। तो रहमान प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 years। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड शी गॉट 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English, then the product of their marks would have been 210। तो अभी दोनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं ये फाइंड करना है। तो अब मैथमेटिक्स में अगर एज्यूम कर लेते हो कि उसको x मार्क्स मिले हैं, शिफाली स्कोर्ड x मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो ऑब्वियसली 30 - x मार्क्स जो है उसको इंग्लिश में मिले होंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 more मार्क्स इन मैथमेटिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स में x मिला है उसको, अगर x + 2 मिला होता और इंग्लिश में जो कि 30 - x मिला हुआ है, तो उसमें 30 - x -3 मार्क्स मिले होते अगर, तो प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स जो है वो 210 होता। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके से। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो x + 2 आएगा, फिर ये 30 में से 3 - 27 - x होगा इक्वल टू 210। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी -x² और फिर +25x + 54 - 210 इज इक्वल टू 0, और फिर x² -x² + 25x, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 156 इज इक्वल टू 0। और फिर माइनस कॉमन लेकर के ना दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके की कुछ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, x² - 25x + 156 को, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x - 12 x - 13 डायरेक्ट इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, और फिर x की वैल्यू 12 या 13 हो सकती है। मतलब इसके दो आंसर्स पॉसिबल हैं। जब x की वैल्यू 12 होगी, ठीक है, जब x की वैल्यू 12 होगी तो मतलब मैथ्स के मार्क्स अगर 12 हैं, तो उस केस में इंग्लिश के मार्क्स जो होंगे बच्चों वो 30 - 12 जो कि 18 होता है। और मैथ्स में अगर 13 मार्क्स शिफाली ने स्कोर किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस केस में जो इंग्लिश के मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 17 होंगे। तो दो आंसर्स पॉसिबल हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो इस तरीके से। मैथ्स में 12 तो इंग्लिश में 18, और मैथ्स में 13 तो इंग्लिश में 17। तो ये दो आंसर्स पॉसिबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का शॉर्टर साइड हमने x ले लिया है। लेट शॉर्टर साइड बी x, तो ऑब्वियसली जो ये लॉन्गर साइड होगा वो x + 30 होगा, और डायगोनल x + 60 है। डायगोनल दोनों बराबर होते हैं रेक्टेंगल में, तो कोई सा भी डायगोनल ले लो। इसके बाद क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हो इसको क्या किया जाता है पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, x² + x + 30 का स्क्वायर। ये आपको पता है क्या होता है, x + 60 का स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस जो कि इस केस में डायगोनल भी है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों, है ना, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 90 और
-30 आएगी। ऑब्वियसली -30 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव में आंसर नहीं है, लेंथ को हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो जो साइड्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, साइड्स ऑफ फील्ड आर 90 एंड 120 मीटर। ठीक है, x + 30 मतलब 90 + 30 120 ही होगा, तो यही है साइड्स। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो अब ऐसा करेंगे कि 7th क्वेश्चन में लेट x एंड y आर टू नंबर्स, और दोनों में से कोई एक छोटा होगा कोई बड़ा होगा। मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, x को बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, x को ज्यादा ले रहा हूँ y से। आप चाहो तो y को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिचुएशन फिर आपको इक्वेशन उस हिसाब से ही आपको फ्रेम करनी होगी, इक्वेशन आपको उसी हिसाब से बनाना होगा। तो x एंड y आर टू नंबर्स हमने ले लिया है। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो x² - y² जो है वो 180 के इक्वल दिया हुआ है। ऑब्वियसली बड़े में से छोटे को, बड़े के स्क्वायर में से छोटे के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 180 के इक्वल है। एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कौन है, y है, तो इसका स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स लार्जर नंबर है, y² इज इक्वल टू 8x है। इसको सेकेंड और इसको इक्वेशन फर्स्ट हम बोल देते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 आप देखो ध्यान से, y² जो कि 8x है, यहाँ पर पुट कर देंगे y² की जगह पे 8x। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी। इनफैक्ट x² - 8x - 180 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो x - 10 x + 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, है ना। सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, x इज इक्वल टू 18 या -10, मतलब x - 18 x + 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू 18 या -10 हो सकती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू आप -10 नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते -10? अगर -10 लेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 8 10 जा 8 - 10, 8 को -10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, -80। y² क्या -80 हो सकता है? किसी नंबर का स्क्वायर -80 हो सकता है? ऑब्वियसली रियल नंबर में तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे -80 हो जाए। तो इसीलिए -10 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू 18 है, और जब x की वैल्यू आप 18 यहाँ पर रखोगे तो y² कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा 18 8 जा 144 होता है, सबको पता है। तो y की वैल्यू क्या होगी, ±√144, मतलब ±12। मतलब ये कि x की वैल्यू हम दो नंबर्स जो है वो हम इस तरीके से ले सकते हैं, x की वैल्यू 18 या y, तो y की वैल्यू 12 हो सकती है, और x की वैल्यू 18 तो y की वैल्यू -12 हो सकती है। तो आंसर जो है वो 18 12 हो सकता है, या नहीं तो 18 -12 आंसर हो सकता है। तो दो आंसर्स इसमें भी पॉसिबल है। आप इसको इन कंडीशंस में रख के वेरीफाई भी कर सकते हो, सही मतलब सटीक बैठेगा, इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वेरीफाई भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो टाइम कम लगता। तो भाई पहले ये बताओ कि अगर हमने स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लिया तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 360/x आवर्स लगेंगे। ये जो 360/x हमने फाइंड किया है, ये बेसिकली ओरिजिनल सिचुएशन में जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर रही होगी, उस सिचुएशन में ये क्या है, टाइम है, ठीक है, क्योंकि टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये भी एक टाइम ही है। क्यों भाई? क्योंकि ये भी डिस्टेंस है और ये स्पीड है, नई ये स्पीड, जिस केस में स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देंगे, मतलब x को x + 5 से हम इंक्रीज कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये टाइम है नॉर्मल कंडीशन में, और ये टाइम है नए कंडीशन में, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 1, है ना। इसमें से इसको क्यों माइनस किया? नेचुरल सी बात है कि ये वैल्यू जो है ज्यादा होगी। ये वैल्यू क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है छोटी वैल्यू है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। x और x + 5 में कौन सी वैल्यू छोटी वैल्यू है? ऑब्वियसली x छोटी है, क्योंकि x एक पॉजिटिव नंबर है। स्पीड ऑफ ट्रेन को नेगेटिव तो ले नहीं सकते हो, तो x एक पॉजिटिव वैल्यू है, और x + 5 से छोटी वैल्यू है। तो 360/x एक बड़ी वैल्यू होगी, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो 1 है। 1 क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि 1 आवर का डिफरेंस है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में जो टाइम लगता, जो कि ये टाइम है, और नए सिचुएशन में जब स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो उस सिचुएशन में जो टाइम लग रहा है वो टाइम का डिफरेंस 1 आवर है। तो यही है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो 360, इसमें से चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 1/x - 1/x + 5 इज इक्वल टू 1, और फिर 360, और कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, x × x + 5 आएगा, फिर ऊपर x + 5 - x, आप देख सकते हो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, इक्वल टू 1, और फिर 360 इंटू में ऊपर देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 360 × 5 बच जाएगा,
360 मल्टीप्लाइड बाई 5 और नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 365 जा क्या होता है पता है सबको 1800 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और फिर इसको फैक्टराइज करना है हमें तो फैक्टराइज कैसे करेंगे सो थोड़ा सा आप एफर्ट लगाओगे तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से 45-40 पे स्प्लिट हो जाएगा ये 45 माइनस 40 पे और फिर x की वैल्यू जो है वो माइनस 45 या 40 आएगी ऑब्वियसली माइनस 45 को इग्नोर करेंगे क्यों क्योंकि स्पीड है x तो x की वैल्यू नेगेटिव तो ले नहीं सकते हैं तो 40 आ जाएगी तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर ठीक है इसको आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो कि जब 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही होगी तो उस केस में ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा कोई गेस करेगा इसको 9 आवर्स लगेंगे और अब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो मतलब 45 कर दो तो 45 की स्पीड से 360 को कवर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा गेस करो 9 4 जा और 9 5 जा 8 आवर लगेंगे तो पहले कंडीशन में 9 आवर्स लग रहे थे इस कंडीशन में 8 आवर्स लग रहे हैं तो 1 घंटे का ही तो डिफरेंस है ना देख रहे हो ना 1 घंटा कम लग रहा है ना तो वेरीफाई भी हो गया इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन था सॉल्व इसमें कहा गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं जरा इसको मैं समझें इस बात को कि मान लो ये एक टैंक है और सेम टैंक है मतलब इसी मेजरमेंट का इसी वॉल्यूम का अब इसमें एक पाइप से पानी आ रहा है आप समझ सकते हो इस तरीके से और इससे पानी आ रहा है ना नेचुरल सी बात है क्योंकि इस पाइप का डायमीटर ज़्यादा है तो ये जल्दी टंकी को भर देगा और ये इसको भरने में टाइम लगेगा तो यही बात है यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोनों मिलके अगर टैंक दोनों में से पानी चला देंगे है ना तो फिर टैंक जो है 9 and 3/8 आवर्स में फिल हो जाता है और इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो लार्जर डायमीटर है वो 10 आवर्स कम टाइम लेता है मतलब ये कि अगर इसको अकेले इस पाइप से अगर हम पानी चला दें तो अगर x आवर्स में फिल करता है तो ये अकेले पाइप जो है ना इस पाइप को केवल इसी पाइप से अगर हम टंकी को भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा x प्लस 10 आवर्स लगेगा अच्छा x प्लस 10 आवर्स टोटल टाइम लगेगा इसको अकेले फिल करने में है अगर हम इस पाइप को चला दें तो ये टंकी फुल हो जाएगी है ना मतलब ये यूं कह सकते हैं कि ये टैंक जो है x प्लस 10 आवर्स में फिल हो जाएगा अगर ये स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप से पानी आता है तो 1 घंटे में ये सपोज इसको पूरा टाइम लग रहा है x प्लस 10 आवर्स तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा कितना पोर्शन ऑफ टैंक फिल कर देगा ये 1 में x प्लस 10 पार्ट ऑफ द टैंक ठीक है और इसकी बात करें तो ये अगर x आवर्स लेता है इस पूरे टंकी को फिल करने में तो 1 आवर में ये कितना फिल करेगा अकेले ये पाइप को चालू करें तो 1/x पार्ट ऑफ द टैंक है ना समझ में आया ये x 1/x पार्ट ऑफ द टैंक तो अब समझो इस बात को कि दोनों मिलके कितना 1 घंटे में फिल करेंगे 1/x प्लस 10 प्लस 1/x ठीक है ये दोनों मिल करके 1 घंटे में इतना टंकी फिल हो जाएगा अब क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि दोनों मिल करके 9 and 3/8 आवर्स में फिल करते हैं मतलब ये हो जाएगा 75/8 इसको 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8 मतलब दोनों को ऊपर पाइप को चालू कर देते हैं पानी तो 75/8 आवर्स लगते हैं तो 1 आवर में कितना टंकी फुल होगा 1 में 75/8 दैट मीन्स 8/75 पार्ट ऑफ द टैंक तो यही इक्वल हो जाएगा 8/75 के इक्वल हो जाएगा ठीक है तो यही आपको समझना था यहाँ पर तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मल तरीके से तो ये हमने एज्यूम कर लिया कि लार्जर टैप को x आवर्स लगते हैं टैंक को फिल करने में स्मॉलर को x प्लस 10 आवर्स लगते हैं और फिर ये इक्वेशन जो बनेगी जो वर्क एंड टाइम वाला जो इक्वेशन होगा वो इस तरीके का होगा ये बेसिकली क्या है 1/x प्लस 10 ये 1 आवर का कह सकते हैं वर्क है इस टैप का और ये है आई एम सॉरी 1/x जो है ये इस टैप का लार्जर टैप का वर्क है 1 आवर का और 1/x प्लस 10 जो है ये वर्क है 1 आवर का इस टैप का दोनों को जोड़ देंगे तो वो 8/75 के इक्वल हो जाएगा और यही इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है तो इस इक्वेशन को आई थिंक आप लोग सॉल्व करना जानते हो एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे x इंटू एक्स प्लस 10 और इधर आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 8/75
और जैसा कि आप जानते हो करना 2 टाइम्स यहाँ पर 2x प्लस 10 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डेनोमिनेटर की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x है इक्वल टू 8/75। इनफैक्ट ये 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं इसमें से, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 10x है इक्वल टू 8/75। ये 2 के टेबल में जाएगा तो 4 पे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशन आएगी, तो इक्वेशन को जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं, इक्वेशन आ जाएगी ये, और फिर उसके बाद मिडिल टर्म से स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे तो -25/4 एंड 15 आएगी वैल्यूज। तो -25/4 ऑब्वियसली नहीं लेंगे क्योंकि x जो है वो तो टाइम है ना, तो टाइम तो माइनस में नहीं दिया जाएगा, तो 15 आवर्स हो जाएगा। तो लार्जर जो टैप है उसको 15 आवर्स लगेंगे, और जो स्मॉलर टैप होगा उसको 15 + 10 25 आवर्स लगेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड है, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है 10th नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन माइशोर एंड बैंगलोर without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of express train is 11 km per hour more than that of passenger train, तो पैसेंजर का मान लेते हैं speed, let speed of पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। फिर उसके बाद 132 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में पैसेंजर ट्रेन इतना टाइम लगाएगी, और एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो ये इतना टाइम लगाएगी, और दोनों को माइनस करके आंसर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि दोनों का टाइम डिफरेंस जो है वो 1 आवर है, देख सकते हो आप इसमें। ऑब्वियसली पैसेंजर टाइम ज़्यादा टाइम लगाएगी और एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम कम लगेगा। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप जानते हो, तो आप खुद से ही कर सकते हो। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468। मतलब ये कि अगर एक स्क्वायर है जिसके साइड्स हैं x, और दूसरा स्क्वायर है जिसका साइड है y, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर, नहीं सॉरी, पहले दिया हुआ है सम ऑफ एरियाज। तो सम ऑफ एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो कितना है? 468। ओके, और दूसरा क्या दिया हुआ है? डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। तो डिफरेंस क्या होता है बच्चों? ये होता है डिफरेंस, और ये कितना दिया हुआ है? 24। तो मतलब 4 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ से हम कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 + x। ये इक्वेशन 2 है हमारा, और ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसी इक्वेशन में फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, आप चाहो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू रख दोगे तो 6 + x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 468। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6 टू 12x प्लस 36 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन पार्ट है आप खुद से कर सकते हो, और ये x कॉमन लेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 12x, नहीं कॉमन नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 432 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं, मतलब 2 से लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको बेसिकली। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी x की वो -18 एंड 12 आएगी। ऑब्वियसली x की वैल्यू -18 नहीं ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, साइड नेगेटिव नहीं होता है, तो 12 आंसर आएगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? 12। तो x की वैल्यू 12 होगी तो y की वैल्यू डेफिनेटली 12 + 6 18 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 12 तो y की वैल्यू हो जाएगी 18। तो यही आपके क्या है? साइड्स है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स। दो जो स्क्वायर्स हैं उनके साइड्स यही होंगे, 12 सेंटीमीटर और मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। अब इस नेचर ऑफ रूट में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख करके ये बता सकते हैं कि उसके रूट का नेचर कैसा होगा, दैट इज उसका रूट रियल होगा या नहीं होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये बातें। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स जो थे वो ये होते थे, याद करो आप, है ना, हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब ये जो रूट के अंदर जो क्वांटिटी आपको दिख रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वैल्यू होगी, रियल नंबर होगी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो क्वांटिटी है, जिसको कभी कभी लोग डी से या डेल्टा से डिनोट करते हैं, डी लेटर से, या फिर ये ट्राइंगल का सिंबल डेल्टा बोलते हैं इसको। इससे शॉर्टकट इसके लिए नोटेशन है एक तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये क्वांटिटी जो है इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट।
क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है, इसीलिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हम सीखेंगे अभी, बट यहाँ पर अभी आप समझो कि अगर ये क्वांटिटी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट के अंदर में ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू आएगी और उसमें प्लस माइनस का साइन लगा के माइनस बी उसमें ऐड कर देंगे, तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ये एक वैल्यू आएगी, एक दूसरी वैल्यू ये आएगी, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, दो अलग अलग रूट्स आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझो इस बात को कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसमें d की बात करूं या डेल्टा की बात करूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b को देखो क्या है, ये b है माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पे क्या है 1 है, फिर c क्या है 4 है, तो ये 25 माइनस 16 आ जाएगा जो कि 9 होता है, और ये ग्रेटर देन 0 है। 9 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, सबको पता है। तो इसके जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। जैसे आप इसके रूट निकालोगे ना, आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके चाहे निकालो चाहे फार्मूले से निकालो, तो ये आपके पास जो आएंगे वो 4 और 1 आएंगे। तो 4 और 1 दो डिफरेंट नंबर्स हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये चेक करके भी आप ये बता सकते हो कि डिफरेंट है। तो ये तो बड़ी आसानी से निकल गया। तो यहाँ पर तो दिख भी रहा है कि रूट्स 4 और 1 है, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ऐसे ही हम बता सकते थे कि इसके डिफरेंट रूट्स होंगे। कभी कभी क्वेश्चन में मुश्किल आती है जब इसके फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तब भी हम इसके हेल्प से डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आसानी से फाइंड करके दिखा सकते हैं कि भाई क्या होगा, इसका रूट रियल होगा या नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा या नहीं होगा। तो एक बात हमारी समझ में ये आ गई कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह का इक्वेशन है और उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हो जाए, तो उस केस में देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब 0 के इक्वल कर दोगे आप, तो ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो गया। तो x की वैल्यू तो माइनस बी बाई 2a आएगी, और माइनस बी बाई 2a जो है वो तो एक वैल्यू है ना, दो वैल्यू कैसे हो सकती है। ये तो प्लस माइनस का साइन लगा हुआ था जिसकी वजह से हमें दो वैल्यूज मिल रही थी इस तरीके से। लेकिन जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही 0 कर देंगे तो प्लस माइनस 0 तो आपको पता है ये 0 ही होता है, तो माइनस बी प्लस 0 क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस 0 क्या होगा, माइनस बी। तो एक ही वैल्यू मिलेगी हमें माइनस बी बाई 2a, और उस केस में हम कहेंगे कि रूट्स जो हैं दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हो जाए तो दो इक्वल रूट होते हैं। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, देयरफॉर वी से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स इन दिस केस। ओके, और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, मतलब -2 है, तो रूट -2 हो जाएगा ना, तो ये तो रियल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। रूट अंडर रूट -2 रियल नंबर नहीं होता है, देयरफॉर हम कहेंगे कि इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक सेंटेंस एनसीईआरटी में कि सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर 3 सिचुएशंस भी दी हुई है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। 2 इक्वल रूट्स होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के इक्वल होगा, और नो रियल रूट्स होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर इक्वल रूट्स हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, और नो रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। तो आप ये समझ सकते हो इस बात को। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक सेकंड के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो सबको पता है कि ये जो है ना, इसका रूट जो है वो सेम ही आएगा, मतलब x की वैल्यू 1 ही आएगी, इसके रूट्स 1 1 होंगे। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालोगे ना तो वो भी 0 के इक्वल होगा। जैसे b क्या है यहाँ पर -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a है 1 c है 1, तो आप देख सकते हो 4 माइनस 4 0 आ गया। समझ सकते हो ना इस बात से, ठीक है। और जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट अगर आप देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये अगर निकालोगे ये वैल्यू, तो 1 माइनस 4 जो कि -3 है, और -3 लेस देन 0 भी होता है, तो इसके रूट आप निकालने जाओगे तो क्या आएगा पता है, ये आएगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 ये आएगा। तो ऑब्वियसली देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से रूट्स रियल नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये 3 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए।
नाउ एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स फाइंड देम। तो सबसे पहले तो हमें नेचर फाइंड करना है। नेचर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, ये चेक करना है हमें। तो पहले क्वेश्चन के पहला पार्ट की बात करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनांट होता है उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। और ध्यान से आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये आ जाएगा -31 जो कि लेस देन 0 है। देयरफॉर रूट्स आर, नेचर जो होगा वो होगा रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इस केस में रूट रियल नहीं होंगे। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरे पार्ट की बात करें, तो इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा बच्चों, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। और ये क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, 4 4 जा 16, 3 जा 48 और -48 0 के इक्वल आ गया। तो हम इस केस में क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता ही है ये। जब भी डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 हो तो रियल रूट्स होंगे एंड इक्वल होंगे वो दोनों। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम, उसको फाइंड भी करना है। तो फाइंड तो आप कर ही सकते हो, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, फार्मूला जानते हो आप, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो -b का मतलब हो गया माइनस ऑफ -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो तो 0 ही है। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू ए की जगह पे 3 रख देंगे। 0 इसलिए क्योंकि अभी हमने निकाला ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने अभी फाइंड किया था, तो 0 पुट कर देंगे इसमें। और ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो 4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3/3। यही रूट्स हैं और सेम रूट्स हैं, तो दोनों रूट्स जो हैं वो 2√3/3 होंगे। मतलब पहला रूट अल्फा भी 2√3/3 एंड बीटा भी 2√3/3। इसी तरीके से अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। और इस केस में अगर देखें तो ये आ जाएगा 12 जो कि ये ग्रेटर देन 0 है। तो क्या कहेंगे इसमें, रूट्स जो है रियल है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट के लिए। तो डिफरेंट और डिस्टिंक्ट सेम ही है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और इसके रूट्स को फाइंड भी करना पड़ेगा, तो फाइंड भी कर सकते हो आप फार्मूले से। आई थिंक आसान है ही करना, वो कर ही लोगे आप। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इसके रूट इक्वल होने चाहिए, तो फॉर इक्वल रूट्स हम लिखते हैं इसके लिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनांट जो होता है बच्चों वो 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनांट इसमें क्या होगा, देखो 4 इंटू 2 इंटू 3, बी स्क्वायर माइनस बी की जगह पे यहाँ के है, तो के स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो के स्क्वायर जो है ये 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा, है ना। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √24। और √24 को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2√6, पता है ना ये सबको। √24 को हम 2√6 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, के की वैल्यू ये होगी +√6 या +2√6 या -2√6। इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको सबसे पहले तो अब इस तरीके से लिख लो, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें b जो है वो -2k है, a जो है वो k है और c जो है वो 6 है। तो फिर से b स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c की जगह पे 6 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब 4k जो है कॉमन आ जाएगा, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब k की वैल्यू या तो 0 या 6, लेकिन k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू 0 लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा ये, है ना। तो 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे फिर 6। तो k की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, इस केस में k की वैल्यू क्या होगी 6, और k की वैल्यू 6 होगी तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, तो इक्वल रूट्स आ जाएंगे। हमें यही चेक करना था इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। देखो इसमें कहा गया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800। मतलब ये कि एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से गार्डन बनाना है और फिर इसमें कह रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब x है तो इसका लेंथ जो है 2x हो जाएगा और एरिया ऑब्वियसली 2x स्क्वायर होगा और इक्वल टू 800, यही तो है। तो ये 400 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस माइनस 20, मतलब ऑब्वियसली माइनस का साइन तो लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी होगी 20 और 40। हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा बनाया जा सकता है जो है मैंगो ग्रोव, और साथ ही साथ उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ होंगे वो 20-40 होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से। तो यस, इसका आंसर क्या होगा, यस, और आंसर में 20 लेंथ होगा एंड 40 ब्रेड्थ होगा इसका मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, इज इट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। एक सिचुएशन दी हुई है, देखो दो बच्चे हैं, उनके एज का सम 20 ईयर्स है, तो एक को अगर x लेते हैं दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। लेट एज ऑफ, ऐसे लिखेंगे ना, लेट एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड इज इक्वल टू x, देन एज ऑफ सेकेंड चाइल्ड विल बी 20 माइनस एक्स, ठीक है। 4 ईयर्स अगो क्या रही होगी एज, x माइनस 4, और इसकी एज 4 ईयर्स अगो, 4 इसमें से माइनस करेंगे, 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस कर देंगे तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो था वो 48 था। तो ये दिया हुआ है सिचुएशन, ये पॉसिबल है कि नहीं चेक करना है, मतलब सॉल्यूशन इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x 16x हो जाएगा, माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48, और फाइनली जो इक्वेशन बनेगा बच्चों वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट अगर हम देखें बच्चों इसमें, तो डिस्क्रिमिनांट आ जाएगा 400 माइनस ये हो जाएगा 448, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, माइनस 48 आ गया डिस्क्रिमिनांट, जो कि लेस देन 0 है ना। तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल, देयरफॉर एज भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हाइपोथेटिकल एज, मतलब कुछ भी ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी हम बोल देंगे और वो सेटिस्फाई होगा, डेफिनेटली नहीं होगा सेटिस्फाई। इस केस में देखो, अगर ऐसा कहते हैं कि दो बच्चों के एज का सम जो है वो 20 है, और साथ ही साथ 4 साल पहले जो था उनके एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 48, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा आप कुछ भी सोच लो, कोई भी एज ले लो, पॉसिबल नहीं है, तो हम इसलिए कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखें अगर, तो कहा जा रहा है कि पेरीमीटर जो है वो, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ और डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, मतलब पेरीमीटर उसका 80 होना चाहिए और एरिया जो है वो 400 यूनिट स्क्वायर से मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो चलो लेंथ और ब्रेड्थ एक्स और वाई ले लेते हैं, इस तरीके से ब्रेड्थ और लेंथ एक्स वाई ले लेते हैं, तो जो उसका पेरीमीटर होगा वो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई होता है, आपको पता ही है, वो 80 के इक्वल है, तो 2 से कैंसिल कर देंगे तो एक्स प्लस वाई 40 है और एक्स वाई की वैल्यू 400 है। तो हमें एक्चुअली में जानना ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू पॉसिबल है क्या, जो इन दोनों कंडीशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए क्या तरीका होगा बच्चों, आप देखो इक्वेशन 1 और 2 को यूज करो। इक्वेशन 1 से आप देखो यहाँ पे, तो इससे आप कह सकते हो y की वैल्यू जो है वो 40 माइनस एक्स हो जाएगी, और इसमें y की जगह पे वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 400 के इक्वल। और इक्वेशन जब बनाओगे ना आप, तो ये इक्वेशन बनेगी इस तरीके की कुछ, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप ये देखो, ध्यान से देखो, तो ये ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर है, मतलब x की वैल्यू क्या है 20 के इक्वल है, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 के इक्वल हो जाएगी ऑब्वियसली, और x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा फिर उस केस में, ये भी 20 ये भी 20 है ना, x क्योंकि x इंटू वाई 400 है, या x प्लस वाई 40 है, तो अगर x की वैल्यू 20 आ रही तो y की वैल्यू 20 आएगी, तो वो एक्चुअली में रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा उस केस में, और स्क्वायर तो रेक्टेंगल होता ही है, ये आप सबको पता है। तो इसीलिए यस, इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट और डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर हुज एरिया विल बी 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ विल बी इक्वल एंड दे विल बी इक्वल टू 20 मीटर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। Now let us start NCERT exemplar. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आपको इधर देखो, ये इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। जैसे इसको आप एक्सपैंड करोगे तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म आएगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सर्टेनली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम, तो ये 2x को माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी है तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो x में कोई इक्वेशन आएगी तो ये भी नहीं होगा। आप करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो k की वैल्यू जब -1 ले लेंगे, जरा सोचो कि -1 ले लोगे k की वैल्यू, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो बचेगा ही नहीं इसमें, तो ये भी नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और फिर 2x स्क्वायर
-3x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्टेनली है, तो ये इक्वेशन, ये आंसर इसका डी होगा। फिर नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर सम मिस्टेक है यहाँ पर, आई थिंक ये प्रिंट नहीं हुआ है सही से एनसीईआरटी में। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये सर्टेनली है, ये अगर बात करें तो भी सर्टेनली है, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम तो 2x², ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, है ना, ये भी होगा। तो आई थिंक इसमें कुछ इश्यू है, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। इसमें प्रिंट सही से नहीं हो पाया, आई थिंक कुछ एरर है इसके अंदर। Which of the following equation has 2 as a root? 2 किसका रूट है? तो चेक करके देख लो, x की जगह पे 2 पुट कर दो इसमें और फिर देखो कहाँ पर 0 हो रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो सर्टेनली नहीं होगा, 2 रख के देख लो, नहीं होगा 0 ये। इसकी बात करें अगर तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 6 4 10, 10 - 12 0 नहीं होता है। इसकी बात करें तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और -7 2 जा 14 + 6, हाँ ये 0 हो रहा है। इसका मतलब इसका तो है सॉल्यूशन। और इसमें अगर रख के देखें तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 -6 2 जा 12 -2, ये आ जाएगा -2 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k। तो 1/2 अगर रूट है तो x की जगह पे 1/2 अगर पुट कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, फिर k/2 हो जाएगा -5/4, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। फिर k/2 और ध्यान से देखो ये 1/4 और -5/4 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा k/2 इज इक्वल टू 4/4 मतलब 1, और फिर k की वैल्यू हो जाएगी 2, k की वैल्यू 2, ये आंसर है। जो द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3, सम ऑफ रूट 3 होना चाहिए, तो ये होगा ऑप्शन। सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है -b/a, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -3/-1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ये बी आंसर है इसका। सर्टेनली इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसमें वैसे कुछ मिसप्रिंट है, आई थिंक यहाँ पर कुछ इस तरीके का होना चाहिए था। सिक्स्थ क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो क्या लिखते हैं इसके लिए? इक्वल रूट के लिए b² - 4ac, 4 × a × c, c की जगह पे k है, a की जगह पे 2 है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब k² - 8k इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। k कॉमन लेंगे तो k - 8 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 8 हो सकती है, ये आंसर होगा डी। सेवेंथ क्वेश्चन अगर देखें तो व्हिच ऑफ द कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो 9x² आपको 9x² + 3/4x -√2 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले देखो ये 3x का अपने आप में स्क्वायर है, फिर क्या करेंगे 2 × 3x होगा। अब इसमें देखो अगला क्या होना चाहिए यहाँ पर 3/2, ये 2 × 3x मतलब 2a। अच्छा b, इसमें b क्या लेंगे हम? 2a तो आ गया। अब यहाँ पर ये b क्या लेंगे? देखो ध्यान से देखना कि ये 3/4 है, सो अल्टीमेटली हमें इसको 3/4 ही रखना है। तो अगर मान लो कैसे 3/4 आएगा ये, जब हम इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब देखो कि 2 से ये 2 4 जा हो जाएगा तो 3x/4 बन जाएगा, है ना, जो कि यहाँ पर वही है। तो 1/8 हमें स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, 1/8 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। तो लिखा हुआ था व्हिच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, तो 1/8 स्क्वायर दैट मीन्स 1/64 को ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, इसके रूट क्या है? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो कौन डिसाइड करेगा कि इक्वल रूट है, नो रियल रूट है? तो वो डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनांट। तो 8th क्वेश्चन की बात अगर करें तो डिस्क्रिमिनांट इसमें देखो आप, तो डिस्क्रिमिनांट होगा इसका b² - 4ac, तो ये आ जाएगा 5 - 8 जो कि -3 के इक्वल है, तो लेस देन 0 है ऑब्वियसली, तो नो रियल रूट्स, इसमें क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स। फिर कहा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनांट चेक करना पड़ेगा इसमें। तो डिस्क्रिमिनांट अगर हम चेक करें, आई थिंक यहाँ पर माइनस का साइन होना चाहिए, तो देखो डिस्क्रिमिनांट चेक करेंगे तो ये आ जाए इसकी पहले क्वेश्चन की डिस्क्रिमिनांट की बात करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? 3√2 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 2 18 और प्लस 4 2 8 8 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 18, तो 36 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। तो इसके रियल रूट्स है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो इसके रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इसकी बात करें अगर हम तो इसके भी रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। और फिर इसकी बात करें तो 9 - 8√2, आई थिंक इसका नहीं होगा, है ना,
और ये 5x² 9 माइनस 20, ये इसके तो रियल रूट्स ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होना चाहिए था, तब जाके ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी फिर उस केस में 3 3 जा 9 2 जा 18, तो ये 0 आ जाएगा। फिर उस केस में रियल रूट्स इसके जो है ना डिस्टिंक्ट रियल रूट नहीं होंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एरर था, मैंने अपनी मर्जी से माइनस का साइन ले लिया था, एक्चुअली प्लस का साइन यहाँ होना चाहिए था। ये आंसर है, करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करोगे तो b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी 21, और 21 एक पॉजिटिव नंबर है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। सो 10th क्वेश्चन देखें, विच हैज नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट देखना होगा कि लेस देन 0 किसका आ रहा है। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें तो ये आ जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² माइनस 4ac, ये वैल्यू आएगी। दूसरे की बात करें तो ये आ जाएगी 16 प्लस 12√2, और इसकी बात करें तो ये आ जाएगी, ये भी 16 प्लस 12√2, और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो देखो चार हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाले हैं, चारों के डिस्क्रिमिनेंट पहले का, डिस्क्रिमिनेंट दूसरे का, डिस्क्रिमिनेंट तीसरे का, और डिस्क्रिमिनेंट चौथे का। चौथे वाले में डिस्क्रिमिनेंट इस पॉलिनोमियल का, इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो डेफिनेटली इसी के रूट्स जो होंगे, इसमें पूछा गया है हैज़ नो रियल रूट्स। ओके ओके ओके, नो रियल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव होना चाहिए। और आप ध्यान से अगर देखो है ना, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू आएगी निकल के, ये वैल्यू लेस देन 0 होती है। क्यों? क्योंकि 12√2 की जब वैल्यू आप निकालोगे तो 12√2 कितना होता है अप्रॉक्सीमेट, मैंने कैलकुलेटर पे किया है, ये वैल्यू आ रही है 16 माइनस 16.968, तो ऑब्वियसली ये लेस देन 0 के बराबर होगा, लेस देन 0 होगा। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0 आ रहा है इस केस में, पहले इक्वेशन के केस में, तो सर्टेनली जो इसके रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, तो ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, तो इसमें कह रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो इसका इक्वेशन में कन्वर्ट करो कि इक्वेशन कैसा होगा। तो ये x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0। तो x⁴ प्लस x² प्लस 1 के इक्वल टू 0 आ जाएगा ये, ठीक है। ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है, इसको कहते हैं 4 डिग्री इक्वेशन होगी। और इसमें आप ध्यान से देखो, x² क्या होता है, x² x एक रियल नंबर है, तो x² एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, नॉन नेगेटिव वैल्यू इनफैक्ट 0 भी हो सकती है। और ये भी x⁴ में भी x की वैल्यू आप कुछ भी लो, पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो चाहे 0 लो, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, x⁴ की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, x² भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और 1 ऐड करेंगे तो सर्टेनली ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है और 0 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि x⁴ 0 या उससे ज़्यादा वैल्यू है, x² भी 0 या उससे ज़्यादा वैल्यू है, और दो 0 या उससे ज़्यादा वैल्यू में 1 ऐड करेंगे तो वो कभी भी 0 हो सकता है क्या, है ना। x² इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, x⁴ इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो x⁴ प्लस x² जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। और दोनों में अगर मान लो इसमें मैं और उल्टा ऊपर से एक और ऐड कर दूं तो ये तो ग्रेटर इक्वल देन 1 हो जाएगा ना। तो x⁴ प्लस x² प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। कभी इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता है, x की वैल्यू आप जो मर्जी रख लो, कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर इट हैज नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। इसमें क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स। तो सी इसका आंसर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, थोड़ा बहुत ही कहूँगा, क्योंकि आप जब तक इस पे कम से कम 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी से, इवन जो स्टैंडर्ड मार्केट में बुक अवेलेबल है आर डी शर्मा, उससे खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, 100-150 क्वेश्चंस, तब जाके आपको कमांड आएगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और जब प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करके जाओगे तो किसी भी एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे।